हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रेगुलरली कर रहे होंगे, क्योंकि जब तक हम PYQs को अच्छे से सोल्व नहीं करेंगे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एग्ज़ाम में हम पूरा 11th-12th की बुक कर जाते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन ऐसे पिक किए जाते हैं जिनको हम कई बार छोड़ जाते हैं तो वो हमारे लिए फिर वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसीलिए PYQs के हर एक टॉपिक से हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई होना ज़रूरी है। और जब हम हर एक टॉपिक को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन हमारा आ रहा है, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट मोस्टली रिपीट होते हैं। हर एक एस्टेट एग्ज़ाम के अंदर प्रीवियस कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को थोड़ा सा वो चेंज कर देते हैं, कई बार तो एज इट इज़ हमारे पास स्टेटमेंट भी पूछ ली जाती है। तो जितना हो सके अपने PYQs की प्रैक्टिस करनी है, PYQs की प्रैक्टिस करनी है। दिस इज़ द मेन की ऑफ सक्सेस। किसी भी एग्ज़ाम को हम अगर अटैम्प्ट करते हैं तो उसके PYQs को सोल्व करना इज़ द गोल्डन की ऑफ सक्सेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, जो कि इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। यानी जो जो टॉपिक हमारा क्वेश्चंस में आ रहा है उस टॉपिक को हमने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ताकि उससे चैप्टर से रिलेटेड दूसरा कॉन्सेप्ट वहाँ पे पूछ ले तो हम उससे रिलेट कर पाएँ अपने आप को। तो चलिए क्या है, देखो इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। dx साइन x माइनस ए कोस x माइनस बी इज इक्वल टू। हम क्या सोचते हैं कि अगर हमें इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले आते हैं तो हम इनको इजीली कर सकते हैं, लेकिन कई बारी यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर हमें ऐसा रिलेशन बनाना पड़ जाता है, हम यहाँ पे आंसर को देख के घबरा जाते हैं। क्वेश्चन तो हमने देख लिया, ठीक है हम इंटीग्रेशन ट्राई कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे लॉग की फॉर्म में अगर हमने आंसर को देख लिया तो हम थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर लेते हैं अपने आप में कि हमसे ये नहीं हो पाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होते हैं अगर हमने 1 से 2 बार इनकी प्रैक्टिस कर ली तो देखिए ये इंटीग्रेशन है और यहाँ पे इससे रिलेटेड हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, चारों लॉग की ही फॉर्म में है। तो एक हम अगर ट्रिक बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे साइन और कोस की फॉर्म में गिवन है डिनोमिनेटर, तो जो आंसर होगा वो भी हमारा साइन और कोस की फॉर्म में आएगा, साइन और कोस की फॉर्म में ही आएगा। तो चलिए हम इसको कैसे करते हैं, ये यहाँ पे हमारा कोस ही आएगा, कोस कोस साइन साइन, यानी ए और डी ऑप्शन तो होगा नहीं, बी और सी में से मोस्ट प्रोबेबली चांस बनेंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ऐसे अप्रोच से भी ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज आपको बेसिक फॉर्म से सो करना ही है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो आंसर है वो किससे रिलेटेड है, देखो कोस ए माइनस बी, सीकेंट ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी, यानी यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं कोस का रिलेशन हमारा आएगा। कोस ए माइनस बी आ रहा है, ये कोस का अपोजिट है हमारे पास। तो चलिए 1 से 2 बार अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो इन क्वेश्चंस को इजीली लगा पाएंगे अपने एग्जाम के अंदर। तो देखो क्या है, हम क्या करेंगे 1/cos ऑफ a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे भी cos ऑफ a माइनस बी ही है, हमने क्या किया x को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया। ये क्यों किया हमने, क्योंकि हमारे पास नीचे जो टर्म है डिनोमिनेटर में वो x की फॉर्म में है, x माइनस ए और x माइनस बी इसकी फॉर्म में है। तो यहाँ से हम ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास जो रिलेशन होते हैं कोस और साइन के, उनको यूज़ करते हुए इसको इजीली टैकल कर लेंगे। तो देखिए क्या है 1/cos a माइनस बी, इंटीग्रेशन हमारे पास है कोस ऑफ x माइनस बी को एक साथ लिख लेते हैं, माइनस x माइनस ए को एक साथ लिख लेते हैं। तो ये कोस ऑफ a माइनस बी हमारा यहाँ पे बन जाएगा। अब हमें इनके फॉर्मूले पता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, कोस ए माइनस कोस बी किसके इक्वल होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब कोस ए क्या है x माइनस बी, कोस बी क्या है x माइनस ए, प्लस साइन ए क्या है x माइनस बी, बी क्या है x माइनस ए। हमारे पास कोस ए माइनस बी में यहाँ पे प्लस आ जाता है और प्लस में यहाँ पे
माइनस आ जाता है। ऐसे ही हम करते हैं इनके फॉर्मूलों को। नीचे हमारे पास एज इट इज टर्म रहेगी साइन एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। अब हमने इस कोस ए माइनस बी के रिलेशन को यहाँ पे एक्सपेंड क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो नीचे टर्म्स हैं और इस फॉर्मूले से जो रिलेशन बनेगा उसमें से कुछ टर्म हमें कैंसिल आउट होती हुई दिखेंगे, क्योंकि हमें तो अपने रिलेशन को सो सिंपल बनाना है ताकि हम अपने सॉल्यूशन तक पहुंच पाएं। तो यहाँ से देखो, अगर मैं इस रिलेशन की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास कोस एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस बी आ रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास बच जाएगा कोस बाय साइन यानी कोट ऑफ एक्स माइनस ए। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ से हमारे पास साइन एक्स माइनस ए ये यहाँ से कट आउट होगा, तो हमारे पास ये बचेगा टेंजेंट एक्स माइनस बी डी एक्स। यहाँ तक हम पहुँच गए। कोस ऑफ 1 बाय कोस ऑफ ए माइनस बी है, इसको हम सीकेंट ऑफ ए माइनस बी लिख लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ कोट ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स प्लस टेंजेंट ऑफ एक्स माइनस बी डी एक्स। यहाँ तक हम आ गए। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। कोट ऑफ एक्स हमारे पास क्या होता है, लॉग ऑफ साइन ए, और ए की वैल्यू क्या गिवन है, एक्स माइनस ए हमारे पास आ जाएगा ये फॉर्मूला। टेंजेंट, अब क्योंकि हमें आंसर साइन और कोस की फॉर्म में गिवन है तो कोस वाला रिलेशन हम यहाँ पे लगा लेंगे। कोट में लॉग ऑफ साइन एक्स होता है, टेंजेंट में माइनस लॉग ऑफ कोस एक्स होता है, तो ये माइनस लॉग ऑफ कोस एक्स को क्या रिप्लेस कर लेंगे, एक्स माइनस बी। अब ये लॉग की फॉर्म में गिवन है, नेगेटिव है, तो कोस ऑफ एक्स माइनस बी हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा प्लस कांस्टेंट। जब भी आप इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो कांस्टेंट को ऑलवेज हमने यहाँ पे ऐड करते जाना है। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हेल्प से भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारा। NVS, DSSS, KVS, इन सब में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन बी है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सिंपली हमने यहाँ पे कोस ऑफ ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है टर्म को, कोस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया है, जो टर्म कैंसिल आउट हो रही थी उसको कैंसिल किया है, और बाकी हमने यहाँ पे कोट और टेंजेंट का फॉर्मूला यूज किया है इंटीग्रेशन वाला, और यहाँ से क्योंकि नेगेटिव आ गया था तो ये हमारा डिनोमिनेटर में चला गया था, एंड दैट इज आवर करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस इंटीग्रेशन प्रॉब्लम। So I hope you understand it. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, जो कि 12th क्लास में पूछी जाती है चैप्टर 3 के अंदर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़े से ट्रिकी होते हैं। अगर उस टाइम पे हमने प्रैक्टिस की हुई है तो हम इजीली इनको 1 से 2 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर आप 17 क्वेश्चन को देखोगे तो थोड़ा सा लॉजिक के साथ भी हम चलेंगे, ताकि अगर वहाँ पे हमारी ट्रिक काम ना करे तो हमारा जो बेसिक सोल्यूशन है उससे हम इसको सोल्व कर पाएँ। तो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू, यानी कहीं ना कहीं हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप सिंपली आपने ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशन पढ़े हुए हैं तो हमारे पास साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है, अगर आपको ध्यान हो तो, अदरवाइज नहीं है तो इन पॉइंट्स के रिलेशन को हमने यहाँ पे लिख लेना है अपनी नोटबुक के अंदर साइड बाय साइड। जो भी क्वेश्चन आए, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आए, तो वहाँ पे उनकी आइडेंटिटीज़ को आप साइड बाय साइड नोट करते जाना, ताकि आपके रिवीजन में काफ़ी हेल्प हो सके इनसे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू 1। अब हम अगर इस रिलेशन को हमें याद है तो हम सिंपली देख सकते हैं, साइन को इधर लेके आएंगे, साइन इनवर्स 1 π/2 हो गया, यानी यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू सेम बनेगी, तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1/5 आनी चाहिए, है ना। ये तो हो गया शॉर्ट ट्रिक से, और अगर इसको बेसिक फॉर्म से करोगे तो भी ये काफ़ी ईजी बनता है। देखो क्या करेंगे, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1, हमने साइन को शिफ्ट कर लिया राइट हैंड साइड में, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1 हमारा π/2 होता है। अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स 1/5 है, इसमें अगर कोस इनवर्स 1/5 और ऐड कर दें तो ये π/2 बन जाएगा हमारा रिलेशन। तो हम अगर लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे तो हमें राइट हैंड साइड में भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास
π/2 बन जाएगा प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2 प्लस कोस इनवर्स 1/5। ये देख पा रहे हैं हम, π/2 से जब π/2 कैंसिल आउट होगा और यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/5। ये हमारे पास x की वैल्यू बन जाएगी 1/5। तो हम इस अप्रोच से भी जा सकते हैं और सिंपली हम एस्टेट के अकॉर्डिंग देखें तो हमें इस क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करना है। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2। अब यहाँ पे साइन इनवर्स 1/5 गिवन था तो कोस इनवर्स भी 1/5 ही होना चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। 18th क्वेश्चन देखो, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड है, जो कि 5th चैप्टर रहेगा हमारा कैलकुलस के अंदर। यानी कैलकुलस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एस्टेट एग्जाम में। इसमें हमारे पास एसिम्पटोट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेडल इक्वेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो हमने कर्विलीनियर कॉन्सेप्ट किया था वॉल्यूम वाला उससे रिलेटेड यानी कि 10th और 11th चैप्टर ऑफ कैलकुलस उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस अकॉर्डिंग कैलकुलस हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक बार उसको आप अच्छी तरह से ज़रूर देख के जाइएगा। इन सीरीज़ को कंप्लीट होने के बाद मैं जो भी मेन टॉपिक हैं हमारी बुक के अंदर वो भी कंप्लीट करवा दूंगी। तो चलिए हमारा क्वेश्चन क्या है देखिए। At any point r theta on the curve r equal to a e raised to power theta cot alpha, the radius of curvature is equal to, हमें यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है। तो सिंपली अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूले में हमें जो ये वैल्यू गिवन है उस अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को रिप्लेस करते जाना है और दैट विल बी आवर आंसर। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये फॉर्मूला होता है पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर। पोलर कोऑर्डिनेट में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में फॉर्मूले में डिफरेंस है, तो दोनों ही फॉर्मूलों को आपने राइट डाउन कर लेना है अपने इस क्वेश्चन के आगे। तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला हमारा ये बनेगा r² प्लस dr/d थीटा, यानी ये जो r गिवन है उसका थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उसका होल स्क्वायर करेंगे, पावर क्या रहेगी 3/2। नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में r² प्लस 2dr/d थीटा स्क्वायर माइनस r/d थीटा स्क्वायर। यानी यहाँ से हमें r की वैल्यू तो गिवन है ही, हम क्या करेंगे एक बार इसको थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट कर लेंगे ये और इस वैल्यू के लिए। एक बार हम जो dr/d थीटा की वैल्यू आएगी उसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इसमें सब्सटीट्यूट करने के लिए। बस हमें 2 बार डेरिवेटिव करना है और अपने फॉर्मूले में वो वैल्यूज़ पुट कर देनी है, वहाँ से ही हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो सबसे पहले r हमें गिवन है a e raised to power थीटा कोट अल्फा। तो हम r का विद रिस्पेक्ट टू थीटा जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा dr/d थीटा इक्वल टू a e raised to power थीटा कोट अल्फा। अब थीटा के विद रिस्पेक्ट टू किया है तो इसका जो कोफिशिएंट है वो भी आ जाएगा मल्टीप्लाई में, दैट इज कोट अल्फा। तो एक रिलेशन हमारा ये बन गया। dr/d थीटा यहाँ से क्या आ गया a e raised to power थीटा कोट अल्फा, ये हमें r गिवन है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे शॉर्ट बना लेंगे इसको, ये क्या बन गया r कोट अल्फा। अब हम अगेन इसका डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि फॉर्मूले में हमें इसकी नीड है। तो d²r/d थीटा स्क्वायर क्या बन गया कोट अल्फा डॉट r का बनेगा dr/d थीटा। dr/d थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर ले, क्या बन गया r कोट अल्फा। तो यहाँ से r को बाहर निकाल लेंगे, ये हो गया हमारे पास कोट स्क्वायर अल्फा। तो अब हमारे पास ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला है इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज असाइन कर लेते हैं। ये फॉर्मूला है हमारा r² एज इट इज रखेंगे, dr/d थीटा की वैल्यू क्या आई है r कोट अल्फा। तो यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे r कोट अल्फा का, तो क्या बन जाएगा r² कोट स्क्वायर अल्फा पावर 3/2। नीचे हमारे पास है r² प्लस 2dr/d थीटा होल स्क्वायर यानी 2r² कोट स्क्वायर अल्फा माइनस यहाँ पे r/d थीटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है d² थीटा स्क्वायर की r इंटू कोट स्क्वायर अल्फा। पहले से ऑलरेडी r है मल्टीप्लाई में तो ये r इंटू आर हमारा r² बना देगा, तो ये बन जाएगा r² कोट स्क्वायर अल्फा। तो ऊपर भी अगर आप देखोगे r² की टर्म यहाँ पे कॉमन आएगी 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा,
नीचे हमारे पास देखो आर स्क्वायर प्लस 2r² कोट स्क्वायर अल्फा माइनस r² कोट स्क्वायर अल्फा, तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बच जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया आंसर, r² 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा 3/2, नीचे आ जाएगा r² प्लस r² कोट स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ से भी हम r² को कॉमन ले लेंगे। अब r² को कॉमन लोगे 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा के, तो ये हमारे पास ये बच जाएगी वैल्यू r² कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा। नीचे भी ऐसे ही r² कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा, लेकिन ऊपर जो हमारे पास न्यूमिरेटर में टर्म है उसकी पावर 3/2 है। ये सेम बेस हो गया हमारे पास, यानी इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये -1 की फॉर्म में हमारा आ जाएगा। -1 की फॉर्म में आएगा तो ऐसे हम कर लेंगे इसको, r² कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा 3/2 माइनस अल्फा, तो 3/2 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/2। अब यहाँ पे r² है, यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर है, दोनों की जब प्रोडक्ट करेंगे 1/2 के साथ में तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, हमारे पास सिंपली क्या बचेगा r कोसिकेंट अल्फा। तो इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। होप यू अंडरस्टैंड इट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो इनवर्स से रिलेटेड है, यानी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन, सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन पिक किए जाते हैं और वो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं इजी की बजाय, लेकिन हम उनको ट्रिकी को भी इजी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स विल नॉट एग्जिस्ट व्हेन अल्फा इज इक्वल टू। अब हमें पता है इनवर्स के लिए क्या रिलेशन काम करता है, A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। ए का इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा, जब वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, है ना। इनवर्स हमारा कब एग्जिस्ट होता है, जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। अब यहाँ पे हमें बोल रखा है इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट, इट मीन्स हमारा डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सिंपली हमारे पास जो मैट्रिक्स ए गिवन है उसका डिटर्मिनेंट इक्वल हमारा 0 बन जाएगा, एंड जो भी हमारे पास ए की वैल्यू आएगी दैट विल बी आवर आंसर। तो यहाँ पे देखो इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, तो हम डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 बना लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे इसको R1 के अलोंग, तो हमारे पास सिंपली यहाँ से ए की जो वैल्यू है वो आ जाएगी दैट इज 1। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, जो कि 12th क्वेश्चन में भी है, डिलीटेड चैप्टर्स में अब आ जाता है ये, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ़ 10 कॉइन आर टोस्ड टुगेदर। अब हमने तो 11th और 12th में 1 टेल, 1 कॉइन, 2 कॉइन ऐसे टॉस किए हुए हैं। अब जब 10 कॉइन्स की बात आ जाए इट मीन्स यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन लगाना पड़ेगा, वो पॉइजन लगेगा या बाइनोमियल लगेगा वो हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज करेंगे। अब यहाँ पे 10 है यानी सम फाइनाइट टर्म ही है तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे, और अगर हमें n जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाता हुआ दिखा यानी वेरी लार्ज अमाउंट में जाता हुआ दिखा तो हम वहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से भी रिलेटेड है, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को भी हम देखते जाएंगे अपने क्वेश्चन में साथ के साथ। अब यहाँ पे बाइनोमियल का यूज हो रहा है तो हम बाइनोमियल को देख लेते हैं क्या है। इफ़ 10 कॉइन आर टोस्ड टुगेदर, 10 कॉइन it means there n is a parameter whose value is given to us is 10, then probability of getting at least 7 head is equal to, यहाँ पे हम इन वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, at least, at most, exactly, ये हमारे पास 3 ही मेन पॉइंट होते हैं, at least, at most और exactly। at least मतलब कम से कम, कि उतने तो होने ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है एटलीस्ट 7 हेड, कि 7 तो होने ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। उससे ज़्यादा कितने होंगे, हमारे पास क्वेश्चन में 10 बोला गया है तो 7, 8, 9 और 10 हो जाएंगे। एटमोस्ट होता है हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा, एटलीस्ट होता है कम से कम, एटमोस्ट होता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसको हम ऐसे रिकॉग्नाइज करते हैं। और एग्जैक्टली में हमारे पास ये सिंबल काम करता है।
तो इनको हमने अंडरस्टैंड कर लेना है ताकि हमारे पास रिलेशन बनाने में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। हमारे पास ये 4 ऑप्शन गिवन है। तो चलिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हम फॉर्म कर लेते हैं। क्या होती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? आर यहाँ पे पैरामीटर होता है जो कि सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे हेड की बात आई है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जो सक्सेस है उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो फेलियर है उसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और दोनों की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास हेड है तो 1/2 और 1/2 बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमसे सक्सेस में हेड पूछा गया है तो वो हमें 1/2 देगा क्वाइन, और अगर हमें फेलियर निकालना है तो 1 में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। क्योंकि हमने एक रिलेशन भी देख रखा है प्रोबेबिलिटी का, सक्सेस प्लस फेलियर दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या फॉर्म बनती है? NCR P पावर R Q पावर N माइनस R। अब यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यही वाला रिलेशन हमारा बाइनोमियल थ्योरम में चलता है, यही डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सक्सेस में जो R वाली जो टर्म होती है ना वो आ जाती है, और बाइनोमियल थ्योरम में जैसे x प्लस a पावर n है तो इसको हम करते हैं NCR x पावर n माइनस r और a पावर r की फॉर्म में ओपन। बस दोनों में थोड़ा सा ये डिफरेंस है। ये बाइनोमियल थ्योरम है, ये हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब हम इस क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पूछा क्या गया है? एट लीस्ट 7 हेड। इट मीन्स जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होगा वो कम से कम 7 और उससे ज़्यादा के ऊपर काम करेगा, यानी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी वो किसके लिए होगी? 7, 8, 9 और 10 के लिए। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की एक खास बात यही है कि यहाँ पे P और Q की वैल्यू को जब हम ऐड करते हैं तो वापस से हमारे पास जो पैरामीटर गिवन है उसके इक्वल वैल्यू चली जाती है P और Q की। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे x इक्वल टू 7 है, हम क्या करेंगे? n हमारे डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूले को पुट करेंगे 10C7, x की वैल्यू यहाँ पे x इक्वल टू r को रिप्रेजेंट करता है 10C7। अब यहाँ पे p हमारे पास 1/2 है तो 1/2 पावर r यानी 1/2 पावर 7, 1/2 पावर 10 माइनस 7 3 आ जाएगा। प्लस 8 की बात करेंगे तो 10C8, यहाँ पे p पे वही वैल्यू आएगी जो कि यहाँ पे c पे नीचे आएगी, 1/2 पावर 8, 1/2 10 माइनस 8 2। ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे 10C9, 1/2 पावर 9 और 1/2 पावर 10 माइनस 1, प्लस 10C10, 1/2 पावर 10 और 1/2 पावर 0। अब यहाँ पे आप देखोगे 10C7, 8, 9, 10 के साथ में जो हमारा कोफिशिएंट है 1/2 की फॉर्म में, इनकी पावर हमारे पास 7, 3, 10, 8, 2, 10, 9, 1, 10, 10, 0, 10 बन रही है। तो हम 1/2 पावर 10 को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन बनेगा 10C7 प्लस 10C8 प्लस 10C9 प्लस 10C10। अब यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले का भी यूज़ कर रहे हैं हम। तो कॉम्बिनेशन कैसे ओपन होता है? NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। लेकिन जब NPR की बात करें तो वो होता है n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल के इक्वल। हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाना है तो कॉम्बिनेशन को लगा लेंगे। ये बन गया 1/2 पावर 10। इसको ओपन कर लेंगे, हम इन सब को ओपन कर लेंगे। ये हमने सीखा हुआ है, बेसिक 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से हमारा जो आंसर बनेगा वो 176/1024 बनेगा, जो कि हमारा 16 से कट आउट होने के बाद 11/64 बच जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। होप यू इजीली अंडरस्टैंड इट। थैंक यू गाइस।